आज के लेक्चर की तरफ आते हैं हम। आज का लेक्चर वही हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे जब तक हम ये जो हमारे हैं बेसिक जो क्लासिफायर्स यहाँ तक हम ख़त्म नहीं करते। ठीक है, तो बेसिक क्लासिफायर्स ही हम पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की होती है। ठीक है, इसमें वही जो बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स है हमारे पास, जो बेसिक क्लासिफिकेशन का वर्क फ्लो जो होता है वो किस तरह होता है कि आपके पास एक डाटा होता है, यहाँ पे एक डाटा होता है आपके पास। ठीक है, तो आप उसको दो हिस्सों में या फिर तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा सेट होता है, तो आप दो या तीन हिस्सों में, एक आपका ट्रेनिंग सेट आ जाता है, एक आपका टेस्टिंग सेट आ जाता है, एक तीसरा भी होता है, वो होता है वैलिडेशन सेट। ठीक है, तो वैलिडेशन सेट भी आपका आ सकता है इसमें। ठीक है, तो दो तीन सेट्स में आप ये डिवाइड कर लेते हैं इसको। फिर आप क्या करते हैं, जो आपका ट्रेनिंग डेटा होता है, ठीक है, उससे आप क्या कर लेते हैं, जो मॉडल आपका डेवलप हो गया होता है तो उसको आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेन कर लेते हैं या फिर उसकी लर्निंग यहाँ पे कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो मॉडल डेवलप्ड हो जाता है तो मॉडल की इवैल्यूएशन आप किस चीज़ पे करते हैं, कौन से डेटा पे करते हैं, टेस्टिंग डेटा पे करते हैं। और फिर आप कौन से मैट्रिक्स कौन से मेजरमेंट आप करते हैं, तो आप एक्यूरेसी मालूम करते हैं, प्रिसीजन मालूम करते हैं, रिकॉल मालूम करते हैं, एफ फैक्टर मालूम करते हैं। ये वैसे तीनों मैंने गलती की है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में ये इंशाल्लाह मैं एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो जितना आपका एक्यूरेट है ना, प्रिसीजन का एक फार्मूला होता है, रिकॉल का एक फार्मूला होता है, और फिर एक एफ मेजर, ये चार चीज़ें होती हैं जिस पे आप करते हैं। तो फिलहाल तो हम सिर्फ एक्यूरेसी करते हैं। तो अगले जो क्लासिफायर हम पढ़ेंगे उसमें मैं प्रिसीजन और रिकॉल और एफ स्कोर भी इसमें शामिल कर लूँगा। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें आपके पास क्या है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक जो होता है हमारे पास, जो क्लासिफिकेशन का वर्क फ्लो होता है, तो ये हमारे पास वही क्लासिफिकेशन का वर्क फ्लो है। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जो वर्क फ्लो है वो तो सबको समझ आती है। ठीक है, जी सर। अच्छा, यस। तो ये हमारा वर्क फ्लो हो गया। फिर हम आते हैं जो अभी तक हम क्लासिफायर जो पढ़ रहे थे, तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था वो हमारे पास जो बेसिक जो क्लासिफायर था वो डिसीजन ट्री बेस्ड मेथड, और इसको हम ये रूल बेस्ड भी कहते हैं। तो रूल बेस्ड और डिसीजन ट्री जो है, जो डिसीजन ट्री का 4.5 होता है वो भी आपके पास जो रूल बेस्ड जो जो डिसीजन ट्री आपके पास होती है वो भी रूल, आपके पास रूल्स बनते हैं और उस रूल्स के मुताबिक जो है आपके पास डिसीजन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तकरीबन तकरीबन सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो चलो हम रूल बेस्ड पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। फिर हमारे पास जो आज के जो टॉपिक है, आज हम ये दो कवर करेंगे, जो नायब बायसीन जो नायब बायस एल्गोरिदम हो गया है, और फिर जो नियरेस्ट नेबर जो KNN एल्गोरिदम हो गया है। ठीक है, तो ये दो एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे। और बाकी जो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन और फिर न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन और न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा मैंने अगले लेक्चर में छोड़ दिया है कि इसमें हम टुवर्ड्स मल्टी क्लासिफिकेशन भी चले जाएंगे। इसमें भी जा सकते हैं, जो नायब बायसीन जो KNN है ये भी मल्टीपल जो मल्टी आपके पास क्लासेस है उसके लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जस्ट मतलब एक समझाना था आपको कि मल्टी क्लासिफिकेशन फिर जो लीनियर क्लासिफायर में किस तरह होती है। ठीक, तो ये आपके पास तो जो सपोर्ट SVM हो गया, फिर नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क हो गया, ये हमने अगले वीक के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके मिड टर्म का क्या सूरत हाल है दूसरे सब्जेक्ट्स में? सर अभी तो किसी का नहीं हुआ और ना किसी ने अभी बताया है मिड टर्म के बारे में। नहीं, अभी जी तो ख्याल है अभी फाइनल के बाद होगा।
कौन सा फाइनल के बाद? फाइनल के बाद मतलब फाइनल के साथ, जिस तरह पिछले सेमेस्टर में हुआ था। नहीं, मेरा मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इस तरह चीज़ होगी। तो मेरे ख्याल से हम ले लेते हैं, मिड टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है। जो नेक्स्ट वीक है हमारा, तो नेक्स्ट वीक हमारा मिड टर्म वीक हो जाएगा। जिस तरह हमारा चला आ रहा है अभी तक, जो चला आ रहा है सारा जो स्केड्यूल है, तो वही मिड टर्म हम ले लेंगे नेक्स्ट वीक। और फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑन कैंपस भी आपका होता है, तो डेटा माइनिंग का नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक हो गया सर। हाँ, तो क्योंकि वो आपके हो गए ना ऑलरेडी, इस वीक में होना चाहिए था, लेकिन चलो एक वीक तो हम लेट हो गए। तो आपका जो होगा ना, जो मिड टर्म होगा, वो टोटली बेस्ड ऑन एलएमएस होगा, ठीक है। तो एलएमएस पे सारा आपका होगा 1 आवर का उसमें टाइम होगा। फॉर एग्जांपल आपका अगर टेस्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 10:30 से स्टार्ट होगा, जो 10:30 से स्टार्ट होगा, और वो एंड होगा 11:30, ठीक है। तो ये 11:30 तक जाएगा। तो ये 1 आवर का ये होगा आपका टेस्ट। और फिर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे ऑन द एलएमएस, ठीक है। तो आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, आपके ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं, आपके शॉर्ट शॉर्ट या फिर लॉन्ग कोई क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होगा आपका सारा जो है क्वेश्चंस का। और फिर इसमें एक चीज़ होगी कि वी विल अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन, और जो आपके पास है गाइडलाइंस ऑफ HEC, ठीक है। तो HEC ने जो गाइडलाइंस और जो रिस्ट्रिक्शन किसी भी एग्ज़ाम पे लगाई हुई है, तो वो हम इस पे लगाएंगे, ठीक है। उसमें मेनली दो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है। एक तो ये है कि उसमें अटेम्प्ट्स जो है, कि आप कितनी बार अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, वो आपका 1 होता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स आपके 1 होते हैं। फिर आपका है सीक्वेंशियल मोड होता है। सीक्वेंशियल मोड में क्या होता है कि सीक्वेंशियल मोड में अगर फॉर एग्जांपल आपके है क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस है, आपने 1 कर लिया है, फिर 2 कर लिया है, ठीक है। अभी 3 पे पहुंच गए हैं, तो फिर आप वापस 2 या 1 पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंशियल होगा। और आपको मतलब सीक्वेंशियल जाना पड़ेगा। आपको 1, फिर 1 के बाद फिर 2 हल करना पड़ेगा, 2 के बाद फिर 3 हल हल करना पड़ेगा। अगर आप 4 पे चले गए, तो इट डजेंट मीन कि आपने 3 हल किया है या नहीं हल किया, आप वापस फिर इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये है सीक्वेंशियल मूड है। दूसरा जो तीसरा एक रूल HEC ने इम्प्लीमेंट किया है, वो है शफल, ठीक है। शफल क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो शफल्ड होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को एक सीक्वेंस नज़र आएगा, दूसरे स्टूडेंट को दूसरा एक सीक्वेंस नज़र आएगा। तो ये आपके पास एक होगा जो शफल क्वेश्चन। तो ये HEC के रूल्स है यहाँ पे, वो हम फॉलो करेंगे। और इसके अलावा जो आपका मिड टर्म के बारे में है, तो तकरीबन टोटल आपके 30 कोई MCQs या फिर शॉर्ट जो आपके हैं, लॉन्ग तो नहीं हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो आप इस तरह के 30 MCQs हो, या फिर ट्रू फॉल्स हो गए, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। तो टोटल 30 हो गए। तो टाइम पर जो आपका क्वेश्चन है वो 2 मिनट्स है। दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। कि तो वो कोई इशू नहीं है। तो यही है कि नेक्स्ट वीक आपका होगा। नेक्स्ट वीक आपका कब आ रहा है ये? 22 है मेरे ख्याल से आज। तो आपका 29 को आएगा।
है ना, इस तरह आएगा, 29 को आएगा, ठीक है। तो 29 अप्रैल को आएगा आपका एग्ज़ाम जो होगा 10:30 से लेकर आपका एग्ज़ाम होगा 11:30 तक, और ये सारा के सारा LMS पे होगा, ठीक। जी, अगर कोई हो इसमें कोई सर क्वेश्चन। जी सर ये HCC के ये जो गाइडलाइन आप बता रहे हैं ये ऑनलाइन मोड के लिए हैं? क्योंकि वैसे जी तो अगर ऑफलाइन में तो मतलब ऑन कैंपस हो तो उस टाइम तो बंदा कर सकता है ना, तो सिक्वेंशियल मोड के लिए जो आप कह रहे हैं वो अगर नहीं इसमें नहीं, भी। अब ये LMS के लिए है, गाइडलाइंस है, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, ये LMS के लिए ये गाइडलाइंस HEC ने की हुई है, तो ये इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी वैलिडेटेड एग्ज़ाम, ठीक है। और ना वो फिर वैलिड एग्ज़ाम ही वो कंसिडर नहीं किया जाता। और सिलेबस कहाँ तक का होगा? सिलेबस आज के लेक्चर तक, जो आज हम पढ़ेंगे ना, तो आज के लेक्चर तक मेरे ख्याल से कोई 7 लेक्चर्स आज के हो जाएंगे ना, ठीक है। तो आपके 30 मार्क्स होंगे, 30 क्वेश्चंस है आपके, और मार्क्स भी आपके जो है वो 30 है, ठीक है। तो मार्क्स भी आपके 30, तो 30 मार्क्स है आपके, 30 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम है, 60 मिनट्स का टाइम है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 60 मिनट्स है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे है। और क्वेश्चन के टाइप्स जो है MCQs या फिर ट्रू फॉल्स या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। और ये उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप एक अटेम्प्ट में करना है। इन द मीन वाइल अगर आपका फॉर एग्जांपल इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या इस तरह कोई चीज़ हो जाती है, दोबारा आप आते हैं, दोबारा आप LMS पे लॉगिन होते हैं, तो दोबारा आप उसी क्वेश्चन पे, फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन 1 कर लिया है, क्वेश्चन 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, 4 कर लिया है, 4 पे आपका इंटरनेट चला गया है या फिर आपकी पावर लॉस हो गई है, दोबारा आप आते हैं LMS पे लॉगिन होते हैं, तो उसी 4 पे आप चले जाते हैं। आपका जो 1 2 3 ऑलरेडी अटेम्प्ट किया होता है, तो उस पर आप नहीं जाते, वो ऑलरेडी आपका है, अटेम्प्टेड है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन 4 पे चले जाते हैं। तो दैट इज़ आल्सो नॉट, वो फिर अटेम्प्ट आपका मतलब है कि आप रिज़ल्ट सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप आखिरी क्वेश्चन करके आप रिज़ल्ट सबमिट कर लेते हैं, तो वो अटेम्प्ट कहलाता है। तो आपका ये है कि अटेम्प्ट आपका 1 है, सीक्वेंशियल मूड है आपका, और फिर आपका शफल जो क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली LMS पे शफल, इवन क्वेश्चन भी शफल होते हैं और चॉइसेस भी शफल होती है, ठीक है। तो बेहतर यही आप अपने से कर ले, सारी तैयारी कर ले, इतना नहीं होगा, इसी कोर्स से होगा ना, तो ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और हम ले लेते हैं अपना एग्ज़ाम जो है वो फिर यही है कि जिस वीक में बनता है ना उसी वीक में ले लेते हैं। वी शुड नॉट वेट फॉर लाइक, पता नहीं इनका मिड टर्म का क्या डिसाइड होता है क्या नहीं होता। तो अगर इनका फिर कोई डिसाइड भी होता है, ऑन कैंपस भी डिसाइड होता है, तो हम ऑलरेडी ले चुके होंगे, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम, तो वो कोई। सर जी सर अगर हमारा इंटरनेट जाता है तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 से होता है, टाइम भी वहां से स्टार्ट होगा या टाइम चला जाएगा? नहीं, टाइम तो ज़ाहिर बात है, आपका 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम तो नहीं रुकेगा आपके लिए। और काइंडली टाइम कुछ ज्यादा कर दें। नहीं, टाइम तो ये 1 घंटा, मैंने देखा है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, वो तो 30-30 मिनट, 35-35 मिनट, अगर आपको आता है ना तो कोई वो तो इशू नहीं है। तो 1 घंटा ये बड़ा मुनासिब टाइम है। मैं इस पे तकरीबन ये होगा कोई 5th एग्ज़ाम होगा मेरा LMS पे, ठीक है। तो मैंने 4 एग्ज़ाम ऑलरेडी इस पे ले चुका हूँ LMS पे, तो 1 घंटे का दैट इज़ मोर देन इनफ। और फिर भी अगर किसी को फिर दरमियान में कोई इशू होता है ना, कोई इंटरनेट का इशू होता है, किसी की कनेक्शन का इशू होता है कोई, तो मैं वो फिर केस टू केस में कर लेता हूँ, मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, पता नहीं ये मुझे जूम की आपको ये आ रहा है, ये
जो दिस डायरेक्ट मैसेज कैन नॉट बी रीड, यू मस्ट अपडेट, तो मुझे अपडेट मेरे ख्याल से करना पड़ेगा। फिर पता नहीं हुज़ैफा क्या कह रहा था, लेकिन ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर वो मैसेज सेंड नहीं हो रहा आपको डायरेक्टली ना, खाली एवरीवन को सेंड होगा, हर बंदे को, तो इस वजह से आ रहा है, नहीं तो और कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, ये टू मी है, तो आई डोंट नो कि ये क्या मसला है इसमें। या ठीक है, मैं फिर इस क्लास के बाद अपडेट भी कर लूँगा। चलो जूम, तो अगर मिड टर्म के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दे। ठीक हो गया, तो ये हमारे मिड टर्म की डिस्कशन हो गई है। अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम दो क्लासिफायर आज इसके बारे में पढ़ेंगे, और आज का जो लेक्चर है वो शामिल है आपके मिड टर्म की तैयारी में। ठीक, तो आप मिड टर्म की तैयारी में आज का लेक्चर भी वो फिर देख ले। एक नाइबाइस नेटवर्क हो गया है, और फिर दूसरा जो है आपका जो नियरेस्ट नेबर हो गया आपका। तो नए बायस क्लासिफायर की तरह अब अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा, जो मशीन लर्निंग का कोर्स है आपका, तो उसमें मेरे ख्याल से पढ़ा है आपने, ये भी पढ़ा हुआ है शायद, ये दूसरा KNN भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं जो क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपके मतलब एक इस तरह का है कि आपके हो सकता है आपके FYP में ये बहुत ज़्यादा काम आ रहे हो, आपके आपकी बेसिक जो है ना आपकी क्लासिफिकेशन की समझ, वो शायद मुझे फील होता है कि मैंने जब FYP की प्रेजेंटेशन देखी थी ना जो मिड टर्म की, तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ था कि इतनी वो जो आपकी जो क्लासिफिकेशन की है ना, वो दैट नीड्स अ बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे थ्योरी और फिर हम प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि मज़ीद आपको एक अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए कि क्लासिफिकेशन ये नाबाइसिन का क्या होता है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, काम किस तरह करता है, और फिर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर ले, तो वो ज़्यादा एक जिसे आप कहते हैं ना मज़ा आता है, एक जो आप सीख जाते हैं, कोई चीज़ आप सीख जाते हैं और उसको आप इस्तेमाल भी कर लेते हैं, मतलब अपनी क्लासिफिकेशन उसकी टास्क के लिए आप इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और आपको वो तरीका आ जाता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट जो होता है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या कहना चाहिए कि क्वाइट एक सेटिस्फैक्ट्री एक लर्निंग में एक होती है कि आप जो है वो फिर इसमें आ जाते हैं। तो नए बायसीन जो क्लासिफायर है वो क्या है, स्टेटिस्टिकल क्लासिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन बाइस जो थ्योरम है आपका। ठीक है, तो बाइस थ्योरम इसमें एक यूज़ होता है, और बाइस थ्योरम के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बाइस थ्योरम हमारे पास क्या है, इसमें क्या क्या कैलकुलेट होता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। तो डिसीजन ट्री भी है, लेकिन मुझे तो ये जो एल्गोरिदम है ये भी सिंपलेस्ट है, और जो हमारे पास दूसरा जो है जो नियरेस्ट नेबर है वो भी सबसे सिंपल है। ठीक, तो ये दोनों बहुत सिंपल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है, तो नया बायसीन क्लासिफायर इज़ द फास्ट। एक तो ये फास्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं है, तो इस वजह से ये फास्ट बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेट है तो जो इसकी बेस पे है, तो आप खुद देख लेंगे, अभी हम उसी डेटाबेस पे डेटा सेट पे इसको अप्लाई करेंगे जिस पे हमने डिसीजन ट्री अप्लाई किया था। आपको याद है ना, पिछले वीक में हमने एक डेटा सेट था हमारे पास, उस पर हमने डिसीजन ट्री अप्लाई किया था। तो डिसीजन ट्री का जो की जो एक्यूरेसी थी वो आई थिंक 68 या फिर इस तरह हमारे पास आई थी। ठीक है,
तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी बेटर कोई एक्यूरेसी हमारे पास आती है या फिर क्या आती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फास्ट तो है, डिसीजन ट्री से ये फास्ट भी होगा, तो ये भी देखेंगे एक्यूरेट भी होगा और रिलायबल एल्गोरिथम, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है अगर फास्ट है और एक एक्यूरेट है तो ज़ाहिर बात है वो फिर आपका कौन सा आ गया, वो एक रिलायबल आपके पास एल्गोरिथम आ गया है, ठीक है। तो ना बायस क्लासिफायर है हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑन लार्जर डेटा सेट। जितना आपके पास डेटा सेट लार्ज होगा उतनी ही इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। वो क्यों बढ़ती जाएगी, वो जब आप इसका ये जो थ्योरम पढ़ेंगे ना उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना आपके पास डेटा ज़्यादा होगा उतनी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसमें। और फिर जो आपका है कि नए बेस क्लासिफायर एज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फीचर इन ए क्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फीचर, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपका फॉर एग्जांपल आपके है डायबिटीज़ हम मालूम करना चाहते थे, ठीक है। तो डायबिटीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर थे आपके पास कि आपकी एज क्या है और फिर आपके जो ग्लूकोज लेवल क्या है, फिर आपके पास फिर आपका बीपी क्या कितना है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर है। तो इसमें क्या नए बसीर में क्या होता है, इसमें क्या एज्यूम होता है, इसमें एज्यूम ये होता है कि एज जो है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्लूकोज, ठीक है। तो आप सिर्फ एज पे भी जो है वो आप मालूम कर सकते हैं, जो आपकी जो क्लासिफिकेशन है ग्लूकोज पे भी कर सकते हैं, बीपी भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह कह रहे हैं कि ये जो आपका ये एज्यूम ये करता है कि ये सारी जो फीचर्स है आप जो कंसिडर करते हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट कोई नहीं है, एज ग्लूकोज पे डिपेंडेंट नहीं है या फिर बीपी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह की एजम्पशन इसमें होती है। वो क्यों होती है, वो क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हर एक फीचर की अलग अलग से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंसी इसमें आ गई है। तो जो ये एजम्पशन हम करते हैं, ठीक है, तो ये जो एजम्पशन होती है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फीचर, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट है ऑफ अदर फीचर, ये जो अजम्पशन हमारे पास होती है, तो दिस अजम्पशन सिंप्लीफाई कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। और फिर दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज नाइफ। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, नाइफ कहते हैं। दिस अजम्पशन इज कॉल्ड क्लास कंडीशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वो जो कंडीशनल इंडिपेंडेंस है इसको, वो फिर इस अजम्पशन को वही भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली अगर इसको करें तो मैथमेटिकली हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये, तो इसमें कौन सा एल्गोरिदम यूज़ होता है, ये बायस एल्गोरिदम यूज़ होता है। जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि आप क्या है कि पी वाई एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप मालूम करना चाहते हैं, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई आप मालूम करते हैं डिवाइड बाई एक्स, ठीक। तो वो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाती है। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक। तो इससे फिर इन्होंने ये निकाला है, बायस जो एल्गोरिदम है, बायस जो थ्योरम है ये निकाला है। इसमें क्या है, पी वाई एक्स, वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास क्लास का डेटा है, ठीक है। जो हमारे पास पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास डेटा है, वाई हमारे पास क्या है, जो क्लास का डेटा है, ठीक है। तो वाई हमारे पास क्लास का डेटा है कि ये क्लासेस ऑन द डेटा, ठीक है। तो ये क्लासेस ऑन द डेटा अगर हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह मालूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ओवर वाई, ये
मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो ये जो थ्योरम है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, बाइस थ्योरम। ठीक है, तो बाइस थ्योरम जो नाइव बायसियन जो क्लासिफायर है आपका, वो कौन सा थ्योरम यूज करता है, बाइस थ्योरम, ये वाला थ्योरम आपका यूज होता है। तो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जितनी भी ट्रेनिंग आपकी होती है, वो इस जो इक्वेशन है इसी के बेस के ऊपर आपकी जो जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो इसी तरह होती है। तो इसके अगर हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना चाहे इसको, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, पी ऑफ वाई क्या चीज़ है, पी ऑफ एक्स क्या चीज़ है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ऑन द नेक्स्ट स्लाइड कि आपके पास पी ऑफ वाई क्या है। पी ऑफ वाई आपके पास क्लासेस है, जो आपके पास हाइपोथेसिस है, जो क्लासेस है, ठीक है, वो आपके पास पी ऑफ वाई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस वाई बीइंग ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द डाटा। ठीक है, तो इसमें कोई डाटा इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ओवर एक्स नहीं है। ठीक है, वो जो यहाँ पे ओवर एक्स है तो ये यहाँ पे डाटा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे प्योर प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्लासेस के ये आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है, दिस इज नोन एज द प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है, आपके पास ऑलरेडी वाई में क्लासेस होती है ना। आपके पास जो 9 के लिए 0 वैल्यू होती है, 1 के लिए आपके पास येस वैल्यू होती है, या फिर और तरह की क्लासेस होती है। तो आपके पास ट्रेनिंग जो डाटा होता है उसमें वाई में आपके पास डाटा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी होती है, प्रियर प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है, आपके पास ऑलरेडी ये नॉन होते हैं। पी ऑफ एक्स जो होता है वो आपके पास भी ट्रेनिंग डाटा होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग डाटा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाटा रिगार्डलेस ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वहाँ पे कोई आपका, क्योंकि ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी एक आपका सेट किया होता है, तो उसमें आपका कोई किरदार नहीं होता, वो आपको दिया जाता है। जो ट्रेनिंग डाटा है वो आपको दिया जाता है, तो इसमें आप तो इस चीज़ पे आर्ग नहीं करते, आर्गुमेंट नहीं करते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस, ये जो क्लास यहाँ पे ज़ीरो मेंशन किए, ये क्यों मेंशन किए। तो आपके पास वो ऑलरेडी एक नॉन फैक्ट होता है, तो प्रियर प्रोबेबिलिटी वो एक होती है। और आपके पास एक डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा में भी आपको ये नहीं कहा जाता कि इस डेटा को हमने इस क्लास से क्यों मिलाया है, ये चीज़ तो आपने मालूम करनी है ना। लेकिन पहले जो आपके पास जो ट्रेनिंग डाटा में होता है वो कोई डेटा क्लास के साथ एक उसकी एसोसिएशन हो चुकी होती है। जो पी ऑफ एक्स हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा, ये हमारे पास डेटा की प्रोबेबिलिटी होती है। एक्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा में मुख्तलिफ किस्म के इसके फीचर्स आ जाते हैं। दिस इज नॉन एज द प्रियर प्रोबेबिलिटी, ये भी हमारे पास जो प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, वैसे इधर होना चाहिए था, अब वाई है इधर, इधर एक्स। ठीक है, तो प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। फिर हमारे पास आ जाता है पी ऑफ वाई एक्स, जो आप मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासेस आपके पास हो गई है, यहाँ पे डाटा आपके पास आ गया है। तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम एक तो कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये बाद में कैलकुलेट होती है। ठीक है, क्योंकि आप बाद में ट्रेनिंग के दौरान ही आप कैलकुलेट करते हैं ना, जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आप ट्रेनिंग के दौरान ही, ट्रेनिंग के बाद ही आप निकालते हैं, ये टेस्टिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग के दौरान ही इवन आप निकालते हैं, लेकिन ये पहले से आपको मालूम नहीं होता। ठीक है, तो पोस्टीरियर आपके पास कौन सी होती है, तो पहले से आपको मालूम, जो आपको मालूम पड़ जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस और आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पी ऑफ वाई एक्स भी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है आपकी। वाई है आपकी क्या है, क्लास है ओवर द डाटा। ठीक है, तो ये कौन सी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस वाई गिवन द डाटा एक्स। ठीक है, तो इस डेटा पे आपकी कौन सी क्लास आएगी, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्स हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई के आपके पास क्लास गिवन है, तो आप उसका डेटा किस तरह जनरेट कर सकते हैं, वो उलट किस्म का एक हो जाता है। लेकिन ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा एक्स, ठीक है, गिवन दैट द हाइपोथेसिस वाई वाज ट्रू। ठीक, तो ये आपके पास एक पी ऑफ एक्स वाई आपके पास हो गया। दिस इज नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास पोस्टीरियर, आपके पास जो नाइव बायसियन जो थ्योरम है वो क्या है, दो आपके पास प्रियर प्रोबेबिलिटी है और दो आपके पास क्या है,
आपके पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारी प्रोबेबिलिटी इस तरह कैलकुलेट होती है। तो जो आपके पास 22 जो क्लासिफायर है उसमें जो आपके पास जो थ्योरम या फिर जो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ होता है उसकी थोड़ी सी करें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें। जी ठीक है। यस सर सर। अभी तक क्या समझ आ रही है? अच्छा जी, किसी का था कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, मैं कह रहा था अभी तक समझ आ रही है। अच्छा ठीक है, चले। तो ये आपके पास इसकी जो थ्योरम की एक्सप्लेनेशन हो गई। तो इस की कोई एग्जांपल, कोई किस तरह मतलब कैलकुलेशन किस तरह हम इसमें करते हैं। हम दूसरा एग्जांपल भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने किया हुआ है कि आपके पास ये 3 किस्म की है डेटा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास 3 किस्म का डेटा क्या है कि जो डॉक्टर नोज दैट जो आपके पास मेनिंगिटिस कोई आपके पास कोई एक है, कोई सिम्टम्स है, ठीक है। तो मेनिंगिटिस जो है आपके पास वो काजेस स्टिफ नेक, ठीक है। तो आपका जो गर्दन यहाँ पे वो एक तरह का स्टिफ हो जाता है। तो ये कोई आपके पास जो यहाँ पे जो मेनिंगिटिस जो आपकी जो एक है आपके पास जो सिम्टम्स है वो उसी से जो तो इसमें क्या है 50% ऑफ द टाइम जब को आपको ये सिम्टम्स हो जाते हैं तो आपका नेक जो है वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, ठीक है। तो 50% ऑफ द टाइम तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी पहले से मौजूद है, ठीक है, कि आपके पास जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर आपको ये सिम्टम्स हो गए तो आपका स्टिफ नेक, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी क्या है 50% ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। Prior probability of any patient having this symptoms is this one over 500 जो आपके पास 1000 है जो, और फिर प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पेशेंट हैविंग स्टिफ नेक इज 1/20, ठीक है। तो ये आपके पास, तो अगर हम इसमें पुट करते हैं, अगर फार्मूला में पुट करते हैं इफ ए पेशेंट हैज अ स्टिफ नेक व्हाट द प्रोबेबिलिटी ही शी इज दिस जो आपके पास जो सिम्टम्स है, तो आपके पास क्या है एम, एम जो है वो क्या है जो मेनिंगिटिस है आपके पास, एस जो है वो क्या है स्टिफ नेक, ठीक है। तो आप क्या इसको मेनिंगिटिस जो है वो है या नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यस नो में क्लास आ गई है, ठीक है। और फिर आपके पास स्टिफ नेक, यहाँ पे आपके पास स्टिफ नेक है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं पी ऑफ एम एस, और फिर यहाँ पे उल्टा हो जाता है पी ऑफ एस एम, और फिर यहाँ पे क्या है पी ऑफ एम, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो ये आपके पास ऑलरेडी नो है कि ये, लेकिन ये थी पोस्टीरियर, लेकिन ये भी ऑलरेडी नो है कि आई डोंट नो दैट मेनिंगिटिस जो आपके पास एम है, ठीक है, वो काज हो जाती है विद स्टिफ नेक, ठीक है। कितना 50%, तो यहाँ पे आपका 50% आ गया है। यहाँ पे आपका 50% मल्टीप्लाई बाई जो पी ऑफ एम है, जो मेनिंगिटिस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो 1/5 जो 50,000 आपके पास है जो तो 1/50,000 इधर आ गया है पी ऑफ एम, और पी ऑफ एस क्या है आपके पास 1/20 आ गया है कि आपके पास स्टिफ नेक की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रियर जो प्रोबेबिलिटी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है 0.0002, ठीक है। तो ये आपका फिर क्लासेस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 2 क्लासेस हो तो आप दोनों ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपके पास यस नो की क्लास हो तो आप यस के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, आप नो के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, और जिसमें आपकी ये प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा आती है तो आपका जो है डेटा है
वो उस क्लास से फिर बिलोंग करता है। तो आपके पास अगर मल्टीपल क्लासेस हो तो उसमें भी मल्टीपल क्लासेस के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, और उसमें जिस क्लास का वो आपका ज़्यादा उसका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है, तो उस क्लास में ये जो आपका डेटा है वो चला जाता है। ठीक, तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अभी तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो बता दें मुझे। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था ना, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन अक्सर नहीं होता, हमने ये चीज़ें भी खुद से कैलकुलेट करनी होती है। या तो हमें मतलब प्लेट में तैयार मिल गया ना, या 1/20 भी तैयार मिल गया है, 1/50,000 भी तैयार मिल गया है, ये भी तैयार मिल गया, हमने जस्ट पुट किया है यहाँ पे। तो इस तरह होता नहीं है। हमें जो ट्रेनिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो किस तरह हम करते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका एल्गोरिदम है वो हमारे पास इस तरह आता है कि पहला स्टेप आपका क्या है? कैलकुलेट प्रियर प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन क्लास। आप वाई की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई के ये आपके पास वाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद ईच एट्रीब्यूट ऑफ ईच क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेदर की प्ले के साथ फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, फिर टेम्परेचर की आप प्ले के साथ जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई सेम क्लासेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और आप इसको फिर क्या है, वेदर की जब आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट की है, टेम्परेचर की यहाँ पे कैलकुलेट की है, इसको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी विद स्टेप 3 प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो एज ए होल यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 10 कॉलम है, 10 कॉलम की मल्टीप्लिकेशन वाली ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो रिजल्ट हमारे पास आता है स्टेप 3, ठीक है। तो जो स्टेप 3 की जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हम फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। सी विच क्लास हैज़ हायर, फिर हम उसमें क्या कर लेते हैं कि जो जिस क्लास की जो हायर जो प्रोबेबिलिटी निकलती है, हायर प्रोबेबिलिटी क्लास बिलोंग्स टू गिवन इनपुट सेट। तो ये हमारे पास ये इसका जो है वो सिंपल सा एल्गोरिदम है। और इसमें कौन सा थ्योरम होता है? इसमें यही सिंपल जो आपका है ना, ये वाला थ्योरम जो 22 जो थ्योरम है, यही हमारे पास वो यूज़ होता है। तो ये हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं कि ये हमारा करता किस तरह किस तरह करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है। तो हमें ये फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि ये आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। और फिर आप ट्रेनिंग डेटा है, और इस ट्रेनिंग डेटा की बुनियाद पे ये बता दें कि हमारे पास ये जो डेटा आ गया है, ठीक है। तो ये डेटा क्लास येस से बिलोंग करता है या फिर नो से बिलोंग करता है? इसमें क्या है कि ये हमारे पास रिफंड एक है, मैरिटल स्टेटस है हमारे पास, और टैक्सेबल इनकम है। येस सिंगल 1 to 5 वो क्या रिजल्ट आता है? नो। नो मैरिड 100 के आपके पास नो रिजल्ट आता है। नो सिंगल 70 के आपके पास नो आता है। तो आपके पास ये एक ट्रेनिंग डेटा है, लेकिन आपको एक नया रिकॉर्ड दिया जाता है, ये आपके पास एक नया डेटा आ गया है, ठीक है। आपके पास रिफंड क्या है? उसमें नो है, डाइवोर्स्ड है, मतलब मैरिटल स्टेटस इसमें क्या है? डाइवोर्स्ड है, और इनकम उसकी क्या है? 120 के। तो ये बताया जाए कि ये जो है इसने कोई टैक्स इवेजन की है या नहीं की है, मतलब वही आपने ये क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो इसकी जो वही जो 22 जो थ्योरम है हमारे पास, वो क्या करेंगे? येस के लिए हमारे पास ये एक थ्योरम होगा, और नो के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरम होगा? ये थ्योरम होगा। जो येस का थ्योरम है, येस बाय एक्स, और एक्स बाय येस, और पी ऑफ एस डिवाइड बाय एक्स हो गया, ठीक है। एक्स में कौन सा? हमारे पास ये तीनों डेटा आ गया हमारे
हमारे पास, जो हमारे पास रिफंड है, मैरिटल स्टेटस है और टैक्सेबल इनकम है, वो किस में आ गया है, एक्स में। और जो हमारे पास यस क्या है, यस में वो हमारे पास रोज आ गए हैं जो सिर्फ यस हो हमारे पास, जिसमें कि क्लास हो क्या हो हमारे पास, यस हो। तो हमारे पास 3 डेटा इस तरह है कि हमारे पास यस है। और नो के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सेपरेटली, यस के लिए सेपरेटली करेंगे, नो के लिए सेपरेटली करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि यस वाली वैल्यू ज़्यादा आती थी या फिर नो वाली वैल्यू ज़्यादा आती है। ठीक, तो नो का यहाँ पे यस की बजाय नो यहाँ पे आ गया, सेम वही थ्योरम है आपका। ठीक है, तो ये आपके पास एक हो गया है एक सेकंड एग्जांपल। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी किस तरह हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, आगे हम किस तरह जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये है कि इसकी डिस्क्रिटाइजेशन हमें करनी पड़ेगी कुछ। ठीक है, तो ये जो आपके पास पाइथन है उसमें तैयार आपके पास एक मिल जाते हैं, आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक फंक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आप देख ले इसको तो ये आपके पास कौन सा डेटा है, ये भी कैटेगोरिकल डेटा है ना, यस नो यस नो यस नो, आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है। मैरिटल स्टेटस आपके पास क्या है, आपके पास सिंगल मैरिड या फिर डाइवोर्स्ड है आपके पास, ये भी कैटेगोरिकल डेटा है, इसमें कोई इशू नहीं है आपका। लेकिन ये जो टैक्सेबल इनकम है आपके पास, ये आपके पास कौन सा डेटा है, ये आपके पास कंटिन्यूस डेटा है। तो इस कंटिन्यूस डेटा को ये तो हमारे जो यहाँ पे जो क्लासिफायर है उसके लिए तो मसला बन जाएगा कि ये किस तरह फिर हैंडल किस तरह इसको करेगा। तो इसको इसका इस डेटा का, इस तरह के डेटा भी जब भी हमारे पास आता है तो इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसकी कुछ ना कुछ डिस्क्रिटाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी जो डिस्क्रिटाइजेशन, या फिर हम इसको एस्टिमेशन एक फंक्शन इसमें यूज़ करते हैं, एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा, हम इसके लिए फिर 2 तरह के मेथड्स हम यूज़ करते हैं। एक तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा आ गया है, हमारे पास 100 के था, 70 के था, 120 के था, वो क्या था हमारे पास, वो सारा कंटिन्यूस डेटा था जो उसकी इनकम थी। ठीक है, तो एनुअल इनकम वो क्या था, कंटिन्यूस डेटा था। तो इसकी या फिर हम डिस्क्रिटाइजेशन कर ले कि हम इसको डिस्क्रिटाइज पार्टीशन उसकी कर ले, ये पार्टीशन द रेंज इनटू बिन्स। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 20,000 तक एक बिन आपने बना लिया है, 20 से लेकर 30 तक आपने दूसरा बिन बना लिया है, 30 से लेकर 40 तक आपने कोई और बिन बना लिया है, और रिप्लेस कंटिन्यूस वैल्यू विद द बिन वैल्यू। ठीक है, और फिर एट्रीब्यूट चेंज फ्रॉम कंटिन्यूस टू ऑर्डिनल। ठीक है, तो ये आपके पास एक डिस्क्रिटाइजेशन का एक मेथड आ गया है। दूसरा जो मेथड आपके पास आता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन में क्या है कि अज्यूम एट्रीब्यूट फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप अज्यूम कर ले के मतलब 50% डेटा एक साइड पे है, 50% डेटा दूसरे साइड पे है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल आपकी शेप बन रही है। ठीक है, यूज डेटा टू एस्टिमेट पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या निकालते हैं, इसका मीन निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। वंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन, अगर आप वंस आप मीन और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, यूज इट टू एस्टिमेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या निकाल लेते हैं, फिर इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं, जो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स और वाई आपके पास क्या आ गया है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर और फिर ई और फिर एक्स माइनस म्यू आपका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला हो गया है। ठीक है, तो ये इसी फार्मूले से आप फिर सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे इस डेटा को आप देखते हैं तो यहाँ पे हम किस लिए कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर नो के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर नो के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टैक्सेबल इनकम,
ठीक है। तो अगर नो के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 7 नोज है आपके लिए, ठीक है। तो 7 नोज है, वो नोज के लिए हम फिर जब इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कोई डिस्क्रिटाइजेशन इसकी नहीं करते, हम जस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ज़रिए, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन है, उसके ज़रिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट्स इट। हम और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आपने 9 का जो 7 वैल्यूज़ आपके हैं, इसका पहले आपने मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 125 है, 100 है, 70 है, 120 है, आपके पास 60 है, 220 है आपके पास, और 75। तो ये अगर आप ऐड करते हैं और फिर इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास कौन सा नंबर आता है, आपके पास 110 आता है। और फिर आप इसका वेरिएंस मालूम करते हैं, तो वेरिएंस का फार्मूला हमने पहले देखा है, जस्ट वेरिएंस के फार्मूला में ये आप पुट करते हैं तो इसका वेरिएंस यहाँ पे क्या आता है, 2975, ठीक है। तो 2975 आपका क्या आता है, वेरिएंस जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फार्मूला है, क्योंकि ये के में है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, के का क्या मतलब है, के का मतलब है थाउजेंड्स में, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल 2.975 आपका जो है सैंपल वेरिएंस आ गया है। तो आप इसी फार्मूले में इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकम जो है आपका क्या है, अगर आपका 9 हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है आपके पास के 1 ओवर, अगर आपका यहाँ पे जो इसके लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए नहीं कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो x के लिए x आप i फॉर एग्जांपल आप इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या है 1/2 पाई, और फिर आपके पास ये आ गया है जो आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर जो आपके पास आ गया है, ठीक है। और फिर e पावर जो आपके पास 120 माइनस 110 आ गया है, ठीक है। 110 आपका क्या है, मीन है, और 120 आप इसी रो की मालूम करना चाहते हैं, ये 120 का आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये आपके पास इसमें आप करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन आप करते हैं, तो आपका ये जो 0.0072 आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आ गया है जो यहाँ पे आप रिप्लेस करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो ये यहाँ पे फिर हमारे पास यूज़ भी होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे जो है आपका यूज़ होता है। तो इसको हम किस तरह करते हैं कि आप यस के लिए भी जो है आपका वही इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए, ये आपके नो के लिए था, ये आपका क्या है, ये आपके यस के लिए था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप x बाई नो, प्रोबेबिलिटी आप x बाई यस, ठीक है। तो रिफंड जो है आपका वो क्या है, वो रिफंड आपका उसमें नो नो, और फिर डाइवोर्स आपका नो कौन सा कितना आता है, और फिर 120 के जो है और नो आपका कितनी बार आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चले जाएं, डेटा में चले जाएं, ठीक है। तो आपका अगर यहाँ पे सिर्फ नो हो, ठीक है, तो यहाँ पे नो हो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हमारे पास रिकॉर्ड है। रिफंड हमारे पास कितने हैं, एक नो है हमारे पास, दूसरा नो है, ये मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ये यस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 9 सिर्फ हम गिन रहे हैं कि ये हमारे पास एवेजन हमारे पास 9 हो, और यहाँ पे भी 9 हो 1 2, और फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 है, ये hमारे पास आ गया है, ये यस वाला ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर 9 9, तो हमारे पास कितने 9 आ गए, यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे भी 9 हो, तो हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 आ गए, और फिर टोटल हमारे पास क्या है, टोटल नोज हमारे पास 7 है। यहाँ पे जो हमारे पास रिफंड 9/9 हमारे पास आ गया है, तो ये हमारे पास रिफंड 9/9 हमारे 4/7, ये हमारे पास 3/7 आ गया है।
अगर रिफंड यस बाय यस तो वो हमारे पास 0 आ गया है, रिफंड नो बाय यस हमारे पास क्या आ गया है, वो हमारे पास 1 आ गया है। मैरिटल स्टेटस का हमारे पास इस तरह हम प्रोबेबिलिटी हमने मालूम किया कि ये इतने इसमें कितना आ गया है, तो हम वही चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट, और यहाँ से हमने मीन कैलकुलेट किया है, यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट किया है 9 के लिए, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। और ये हमने क्लास यस के लिए मीन हमारे पास क्या है 90 है, और यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल वेरिएंस है वो क्या है हमारे पास 25 है। तो ये इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है ये थ्योरम है, इसमें हमारे पास 4/7 हमारे पास आ गया है, क्योंकि हमारे पास और फिर हमारा ये जो डाइवोर्स का केस है, ठीक है, डाइवोर्स नो, ठीक है, वो हमारे पास 1/7 था, और ये हमने कैलकुलेट किया था 120 के लिए हमने जो कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास ये क्या आ गया है 0.0006 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए जो है जो 120 वाला जो हमारे पास है ना, जो रो है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास 0.006 हमारे पास आ गया है जो इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए रिफंड हमारे पास क्या है 9 है, क्योंकि हमारे पास न्यू डेटा है ना, और फिर डाइवोर्स्ड है, और फिर इनकम हमारे पास क्या है 120 के है। तो इसके लिए हम मालूम करना चाहते हैं कि ये हमारे पास येस में जाएगा या नो में जाएगा। तो जब हम इसमें सारी वैल्यूज हमने पुट किए तो हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास 0.0006 हमारे पास आ गई। अगर हम येस के लिए कैलकुलेट करते हैं उसमें भी वही वैल्यूज हम यहाँ पे डाल लेते हैं, तो उसमें हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है 4 × 10⁻⁻10। ये थोड़ी सी वो इधर उधर हो गई है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। मेरे ख्याल से इधर ही होगा, ठीक है, ये ठीक है। ये आपके पास ये आ गया है, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 4 × 10⁻²। तो अभी मुझे बता दें कौन सी वैल्यू बड़ी है, नो वाली वैल्यू बड़ी है या फिर यस वाली वैल्यू बड़ी है जो प्रोबेबिलिटी की है। नो वाली जी, तो नो वाली वैल्यू हम, ठीक है, तो नो वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है। तो ये फिर ये जो हमारे पास नया जो डेटा है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये नो वाले क्लास से बिलोंग करता है। सिंस p ऑफ x ऑफ नो p ऑफ नो इज ग्रेटर देन p ऑफ x ऑफ yes p ऑफ yes, ठीक है। तो फिर क्या है देयरफॉर p नो ऑफ x इज ग्रेटर देन p yes ऑफ x, सो क्लास हमारे पास क्या आ गया है नो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है इस वैल्यू से। हमारे पास ये जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, वो किस में आ गया है, वो इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास सारी कैलकुलेशन होती है। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे जो था एक टास्क था हमारे पास के, हमारे पास ये वाला डेटा है हमारे पास, ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो 10 रिकॉर्ड है, इसमें हम 11th रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, इसमें हमारे पास रिफंड क्या हो वो नो हो, ठीक है, वो नो हो हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस है वो हमारे पास डाइवोर्स्ड हो, इनकम उसकी क्या हो 120 के हो, ठीक है। तो 120 के हो, तो उसकी जो यहाँ पे जो क्लास थी वो हमारे पास अननोन थी, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी डेटा तो था, ये ट्रेनिंग डेटा तो है हमारे पास, ये हमारे पास नया डेटा आ गया था, ठीक है। तो हम नए डेटा के लिए हम नाइव बायसियन एल्गोरिथम को यूज़ करके हम किस तरह फिर इसकी जो क्लास के किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या जो बायस थ्योरम है ये इसके लिए अलग हमने ये किया है, और नो के लिए हमने अलग से, ठीक है। तो यस के लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे और नो के लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिर हमारे पास जो डेटा था इसकी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ज़रिए हम इसकी क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, कंटिन्यूस डेटा हमें क्योंकि क्लासिफिकेशन में बहुत मसले रहता है, तो इस वजह से हम इसको
ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे जो 120 के था हमारे पास, ये जो 120 के था, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह फिर फार्मूला था कि अगर हम 9 के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.0072, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास मीन, ये फिर हमारे पास वेरिएंस इसका आ गया है जो हमारे पास जो 9 क्लास है, और इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की है, तो ये फिर हमारे पास 0.0072 हमारे पास। और फिर यस के लिए भी हमारे पास थी कोई वैल्यू, मेरे ख्याल से 1.2 इंटू, ये हमारे पास यस के लिए वैल्यू थी 1.2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और फिर 9 के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू थी 0.0072। फिर हमने क्या किया है कि हर एक का जो हमारे पास कितने कॉलम्स थे, हमारे पास 3 कॉलम थे, 3 फीचर्स थे, उस सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 9, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली 9 आएगा, तीनों में, तीनों एट्रीब्यूट में यहाँ पे 9 आएगा। एक्स यहाँ पे चेंज होता जाएगा, पहले में क्या आएगा रिफंड इक्वल टू 9, दूसरे में क्या आएगा डाइवोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफंड इक्वल टू 9, फिर डाइवोर्स आ गया, फिर हमारे पास तीसरा जो है इनकम इक्वल टू 100 के हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये हमने फिर जो कैलकुलेट किया, ये 4/7 1/7, और इसकी जो हमने जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.0072, वो जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है तो वो क्या आ गई है 0.0006। फिर हमने यस के लिए ये सारी रिपीट की है, तो उसमें भी क्या है, ये यस यहाँ पे भी यस आएगा, यहाँ पे भी यस आएगा, यहाँ पे भी यस आएगा। फिर यहाँ पे क्या है वही रिफंड इक्वल टू 9, रिफंड इक्वल टू 9 इधर आ गया है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डाइवोर्स्ड, यहाँ पे डाइवोर्स्ड आ गया है, फिर यहाँ पे इनकम इक्वल टू 120 के। तो इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट की है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी 1 थी, इसकी 1/3 थी, और इसकी जो है इनकम की वो हमारे पास ये आ गई है। इस सब को हमने तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये नंबर आए। सिंस इन दोनों को हमने कंपेयर किया है 0.0006 और 4 इंटू 10⁻⁻10, तो ये पता नहीं क्या हो गया 0.000010 जीरो के बाद कोई 4 आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, ये 9 वाली है। तो ये जो है हमारे पास ये जो डाटा है कौन से क्लास से बिलोंग करता है, 9 क्लास से बिलोंग करता है। जी अभी बताएं अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें कैलकुलेशन में और दूसरी चीज़ों में तो मुझे बता दो। जी सर आपने ना डेविएशन और वो पहले पहले कैलकुलेशन की थी, वो उसकी वजह से आती क्योंकि हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज चाहिए ना इसके लिए, वो मुझे सॉल्व करने में यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मीन और सैंपल वेरिएंस है, जी जी तो मीन आप निकालते हैं ना, मीन का कौन सा फार्मूला है, वही जो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने मेरे ख्याल से किया था कि आपके पास क्या है समेशन आप जो y है आपके पास, सम आप जो आपके पास है वो सम आप x आप i था आपके पास, और फिर डिवाइड बाय जो आपके पास जितने भी नंबर था जो काउंट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है 7 वैल्यूज है हमारे पास, 9 के लिए हम करते हैं ना, तो यहाँ पे 9 के लिए 125 आ गया है, 125 प्लस आपके 125 के, मतलब के में निकाल रहा हूँ, खैर है, ठीक है। तो 125 के आ गया है, फिर 900 आपके पास आ गया है, फिर आपके पास 970 आपके पास आ गया है, फिर 9 वाली कौन सी है 120 आपके पास आ गई है, ठीक है, सॉरी 120, ठीक है। फिर आपके पास जो पांचवी 9 है 60 के वाली है, और फिर आपके पास क्या है 220 के, और फिर आपके पास क्या है आखिरी जो 9 है वो क्या है 75, और इसको
इसको आप क्या करते हैं, इसको आप डिवाइड करते हैं, इसको आप ऐड करके इसको डिवाइड करते हैं 7 पे। तो यहाँ से अगर आप देख ले तो हमारे पास क्या है 110 आता है। तो इसी तरह वेरिएंस का वही फार्मूला है, ठीक है। तो आप उसी में ये पुट करते हैं, आप वेरिएंस निकालते हैं, तो दैट्स इट। तो यहाँ पे फिर आप इसी कॉलम का वो सारा कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास इस कॉलम में क्या था, कौन सा जो रो आपने मालूम करना था, इसके लिए आपके पास क्या था, रिफंड आपके पास क्या था 9 था, डाइवोर्स था, और इनकम आपके पास क्या थी 120 के, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपने जो 120 के है स्पेशली, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है ना, ठीक है। ये आपके पास कंटिन्यूस डेटा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए 9 क्लास के लिए आप किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, 9 क्लास के लिए जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम इक्वल टू 120 आपका आ गया है, फिर 9 क्लास के लिए आ गया है। तो 9 क्लास के लिए आप वही जो मीन आपने किया है और वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया है, तो वही आप यहाँ पे करते हैं 2 पाई और फिर यहाँ पे वेरिएंस स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस स्क्वायर क्योंकि आपका यह क्या है 2.975, ठीक है। तो वो फिर अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो इसका मेरे ख्याल से वो फिर यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा। तो 5454 और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू दिस, ठीक है। तो ये आप जस्ट पुटिंग द वैल्यूज है, ठीक है। तो ये आप जब पुट वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे आपका 0.770072 आ जाता है, ठीक। ये आपके पास जस्ट कैलकुलेट करता है मीन और वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूले में आप पुट करते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं और आपका क्या है, आपका जो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन के जरिए आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आती है विद रिस्पेक्ट टू ए क्लास, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू नो भी आप निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू यस भी आप निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू नो अगर आप निकालते हैं वो भी सिंपली आपकी ये आ जाए 1.2 इंटू 10⁻⁹ आपकी आती है। तो वो फिर आप इसमें फिर आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप सारी कैलकुलेशन करते हैं। जी क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास एक मसला आता है। क्या मसला आता है हमाद, कोई मसला आपको नज़र आ रहा है? असमत को शायद नज़र आ रहा होगा कि कोई मसला तो है इसमें। असमत सोए हुए हो या जागते हो? सर जाग रहा। अच्छा ठीक है। तो इसमें कोई मसला है, आपको कोई मसला नज़र आ रहा है कि इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की यहाँ पे ये था, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पी जो रिफंड थी यस यस, ये आपके पास क्या आ गई है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये? की तो जीरो आएगी। ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आता है? मतलब ये अगर प्रोबेबिलिटी या फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ में किसी भी आपके उसमें आ गई है, तो आपके मतलब आपका तो एंड रिजल्ट आप कोई भी कैलकुलेट कर ले, आपका एंड रिजल्ट क्या आएगा, आपका एंड रिजल्ट ज़ीरो आएगा। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा मसला है जो नायब बायसीन जो एल्गोरिदम है, क्लासिफायर है, कि आपकी अगर यहाँ पे किसी भी की भी मतलब इसकी अगर ज़ीरो हो गई है प्रोबेबिलिटी या इसकी ज़ीरो होगी किसी भी फीचर की, अगर एक भी फीचर की आपके पास 100 फीचर्स हैं, ठीक है, एक भी फीचर की अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई, इट मींस आपकी जो फाइनल जो आउटकम है, जो जिसकी बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो उसका आउटकम क्या होगा, उसका आउटकम होगा ज़ीरो, ठीक है। तो ये एक नए बायसीन जो एल्गोरिदम है, जो क्लासिफायर है, ये इसमें काफ़ी एक इशू है हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर ले कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप यस है या नो है, कंसिडर द टेबल विद TID 7 डिलीटेड, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये रिफंड की जो है वो फिर आपके पास ज़ीरो आती है, ये फिर आपके पास ज़ीरो आती है,
ये फिर आपके पास जो है वो ज़ीरो आती है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह की चीज़ें फिर आती है, क्योंकि आपका जो मेन आपके है ना, जो मेन फार्मूला है उसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच जो आपका फीचर है मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर फीचर्स। ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन अगर इन्वॉल्व है तो इसमें से अगर एक भी ज़ीरो हो गई तो आपकी सारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स ऑफ 9 जो है यहाँ पे एक ज़ीरो आ गया है। ठीक है, 2/6 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये आपके पास क्या आ गया है? ज़ीरो। फिर आपके पास ये जो है इसमें भी ये आपके पास एक ज़ीरो आ गया, तो आपके एंड रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएंगे? वो ज़ीरो आ जाएंगे। तो इवन इसके लिए आपके पास क्या है? आप कहीं जा ही नहीं सकते। आप ना इसमें इसको 9 में रख सकते हैं, आप ना इसको ये अगर इवन फॉर एग्जांपल ये आपने डिलीट कर दिया है, रो 7 आपने डिलीट कर दिया है, फिर आप इसकी प्रोबेबिलिटी आप सारे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ना यस में जा सकते हैं ना उधर नो में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका ज़ीरो आ रहा है और ये भी आपका क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्रिटिकल इशू है जो नाइब बायेसियन एल्गोरिदम है। ये आपके पास एक क्रिटिकल नाइब बायेसियन विल नॉट बी एबल टू क्लासिफाई एक्स एज यस और नो। ठीक है, तो इसके पास कोई हल नहीं होगा। तो इसको फिर हम एस्टिमेशन करते हैं। इशू विद जो इसमें जो है एक एस्टिमेशन हम करते हैं इफ़ वन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर आपके पास एक जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो हो, ठीक है, तो देन द एंटायर एक्सप्रेशन बिकम ज़ीरो। तो जाहिर बात है वो एंटायर एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। नीड टू यूज अदर एस्टिमेट्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देन सिंपल फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल फंक्शन से निकलना पड़ेगा, हमें कुछ और चीज़ की तरफ इस मसले को, क्योंकि ये एक काफ़ी क्रिटिकल एक इशू है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अगर ओरिजिनल हमारे पास ये है हमारे पास, ठीक है, तो ओरिजिनल पी ए डिवाइड बाई सी, तो हमारे पास क्या है? एन ऑफ आई सी, एन ऑफ आई सी हमारे पास सी क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस है। पी हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास है। एम ए हमारे पास पैरामीटर्स है। एन सी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन द क्लास है। ठीक है, और फिर एन आई सी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैविंग एट्रीब्यूट वैल्यू ए आई इन ए क्लास। ठीक है, यस नो के लिए, यस के अलग और नो के लिए अलग। तो अगर हमारे पास ओरिजिनल ये है तो हम सिंपली लेप्लास इसका जो है वो फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो लेप्लास में क्या है? ऊपर हमारे पास +1 ऐड हो जाता है, नीचे सेम ही रहता है, ओरिजिनल की तरह रहता है। नीचे हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस, जो सी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस, वो हमारे पास ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल हम क्या लेप्लास वाला यूज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फायदा क्या होगा कि हमारे पास ये ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास ये बहुत चांस है कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी जो है होगी, ये पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, और फिर हम दूसरा तरीका जो है वो एस्टिमेट से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेप्लास ही यूज़ होता है। ठीक है, तो लेप्लास सबसे सिंपलेस्ट है। ऊपर आप एक ऐड कर लेते हैं, नीचे आप नंबर ऑफ क्लासेस ऐड कर लेते हैं और वही कैलकुलेशन आपकी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास एक है नाइब बायेसियन का एक इशू है, वो इस तरह आप हल कर सकते हैं। और एम एस्टिमेट एक दूसरा तरीका है, आप इसको हल कर सकते हैं। उसमें फार्मूला ऊपर एम पी आ जाता है, जो आपका जो है जो पैरामीटर्स है। ठीक है, तो उसकी जो पैरामीटर्स की जो है प्रोबेबिलिटी वो आपके पास आ जाती है, और एम आपका क्या है? नीचे वो पैरामीटर्स है। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाती है। लेकिन सबसे आसान यही लेप्लास वाला है। तो लेप्लास ऊपर 1 आ जाता है, नीचे सी ऐड हो जाता है, तो ये आपका लेप्लास आ जाता है। ये क्लियर है अभी तक? जी, कोई क्वेश्चन हो तो बता दें।
कोई बोल रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन मोहसिन आपका माइक खुला है मेरे ख्याल से। नहीं सर, बस मैं ये कहना था, क्लियर है। अच्छा ठीक है, बस माइक बंद कर ले। वो पता नहीं वो किधर है यहाँ पे, इतना ऊंचा हॉर्न सुनाई दिया है मुझे। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास ये क्रिटिकल इशू था, इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे किस तरह इसकी जो है वो फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम क्या कैसे करते हैं। पहले तो हम इसकी लाइब्रेरीज जो है वो लोड करते हैं, पांडास हमें चाहिए होगा। फिर हमें ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ये भी है और ये भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये सेम ही है। और फिर हम कौन सा आप इसको जो स्टैंडर्ड स्केलर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फीचर स्केलिंग आप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटिन्यूअस डेटा आ गया है या कुछ और तरह का डेटा आ गया है, तो आप क्या करते हैं, इसको जो अभी हमने जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने अप्लाई किया है, तो उसके लिए जो सीकेट लर्न की जो लाइब्रेरी है वो क्या है, स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केलर एक फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अप्लाई करता है पाइथन में। ठीक है, फिर आपके पास ये जो है जो नाइबाइसिन का जो क्लासिफायर है, इसमें हम कौन सा वाला फ्लेवर यूज़ करते हैं, गाजियन। गाजियन सबसे ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादातर लोग गाजियन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाजियन भी है, लेप्लासियन भी है, तो हम गाजियन ही यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास ये जो है, तो ये आपके पास इंपोर्ट जो लाइब्रेरीज हो गए, आप इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। cmd हमारे पास हो गई है, कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, तो वही मैंने डेटा सेट इसमें यूज़ किया है जो डिसीजन ट्री के लिए जो पिछले वीक हमने यूज़ किया था ना। ठीक है, तो वही डेटा सेट मैंने यूज़ किया है, वही जो डायबिटीज़ वाला जो डेटा सेट था। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो प्रेग्नेंट, ग्लूकोज, बीपी, स्किन कंडीशन, इंसुलिन, बीएमआई और पेडिग्री और फिर एज, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्लास का लेबल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वही हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स है, हमने यहाँ पे जो है वो उठाया है। तो ये मेरे ख्याल से इसका जो जस्ट डायबिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायबिटीज़, ये जो CSV फाइल है हमारे पास। ठीक है, तो ये मैं उठा लेता हूँ, ये हमारे पास डायबिटीज़ का जो फाइल है। फिर हम इसको हेडर डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी फ़ीचर सिलेक्शन करते हैं कि हमने कौन कौन से फ़ीचर इसके लेने हैं। और फिर हम जो ऊपर वाले जो एक रो हमारे पास इजाफी बचता है, वो हम क्या कर लेते हैं, स्लाइस कर लेते हैं, वो हम इग्नोर कर लेते हैं, कट कर लेते हैं अपने डेटा सेट से। फिर हम क्या कर लेते हैं, इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं। ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हम इसकी क्या कर लेते हैं, स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 30% की हमने की हुई है, तो फिर इट मीन्स कि 70% आपका ट्रेनिंग सेट आ गया है और 30% आपका टेस्टिंग सेट आ गया है। तो इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केलर जो आपका है ना, यहाँ पे जो फंक्शन है आपका स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केलर जब आप यूज़ करते हैं, तो ये आपका जितने भी आपके कंटिन्यूअस डेटा है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो अप्लाई करता है और आपके जो जितने भी आपके हैं ना, वो स्टैंडर्डाइज कर लेता है, स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केलर आप इसको भी करते हैं, ट्रेनिंग वाले डेटा सेट को और टेस्टिंग वाले डेटा सेट को भी आप करते हैं। ठीक है, और फिर आपका क्या है कि यहाँ पे आप गाजियन एन भी आपका
आ गया है जो आपका जो है ना जो नाइबाइसिन का जो है आपके पास क्लासिफायर, ठीक है। और फिर आप इसको ट्रेन करते हैं यहाँ पे फिट के ज़रिए, FIT जो फंक्शन है आपके, इसके ज़रिए आप ट्रेन करते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या है इसकी इवैल्यूएशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि आपका जो प्रेडिक्ट आपका आ गया है, वाई प्रेडिक्ट आ गया है, वो आपका जो वाई टेस्ट के बराबर है, यानी कितना डिफरेंस है आपका। फिर आप इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम देखेंगे तो वो क्या है हमारे पास, और फिर उसकी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक भी है, तो आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट आर लीविंग, क्योंकि इसके बाद एक नियरेस्ट नेबर का हमारे पास है टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कोड किया था ये सारा कल रात ही, तो इसको चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज़ है, ये आपकी लाइब्रेरीज़ आपकी आ गई है, ठीक है। फिर आप इसकी जो नेमिंग करते हैं, कॉलम नेम, और फिर लोड आप करते हैं जो डायबिटीज़ का जो डेटा सेट है, ठीक है। ये आपने लोड कर लिया है। फिर आप इसकी हेडर को डिस्प्ले कराते हैं, तो ये आपके हेडर को आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, ये आपकी आ गई है, ठीक है। तो आप जब देख लेते हैं ना, ये ज़ीरो पे आपकी यहाँ पे वो नाम आते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये जो मैंने कट किया है ना, फिर यहाँ पे इसको कट किया है, क्योंकि ये फिर कैलकुलेशन में वो फिर मसला करता है। हमने सिर्फ 1 से कंसिडर किया है ना, यहाँ पे 1 से, तो हमने ज़ीरो वाला जो है वो फिर यहाँ पे कट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके हेडर आ गई है, आपकी यहाँ पे प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटीज़, प्रोसीजरल फंक्शन, आपका एज हो गया है। फिर आउटकम जो लेबल है आपका, ये आउटकम आपकी क्लास है कि आपकी डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या यहाँ पे करते हैं, वही सेम प्रोसीजर है जो डिसीजन ट्री वाला था, ठीक है। मैंने जानबूझ के सेम रखा है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आपको एक टास्क मिला है, तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि सेम टास्क आप डिसीजन ट्री से भी कर सकते हैं, सेम और फिर आप किस पे, नाइबाइसिन से भी कर सकते हैं, और KNN से भी कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क से भी कर सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन से भी कर सकते हैं, रूल बेस्ड एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम अगर हमारे पास एक डेटा सेट होता है, तो वो आपको एक समझने में थोड़ी आसानी होगी। हमारे पास फीचर कॉलम हो गए, ठीक है। फीचर कॉलम, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे ये लेबल्स हैं, इसके आगे फिर मैंने कट किया है एक्स को, मतलब जो ज़ीरो वाला रो है मैंने कट किया है, वाई से भी ज़ीरो वाला रो, क्योंकि यहाँ पे भी आउटकम लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। आउटकम भी मैंने कट किया है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये हो गया है रन। फिर मैं एक्स का डिस्प्ले कराता हूँ, तो जस्ट मैं x लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास x डिस्प्ले, तो यहाँ पे वो जो है ना ज़ीरो, वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे 1 से हमारा यहाँ पे शुरू हो गया। फिर मैं y को अगर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ये हमारे पास y आ गया है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। तो 30% स्प्लिट में करता हूँ। जब मैं स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई, और ये मैंने एक्स टेस्ट जो टेस्टिंग का जो था ना हमारे पास, यहाँ पे जो डेटा सेट में टेस्टिंग सेट है हमारे पास, वो इतना आ गया है। 231 रोज इसमें आ गए हैं, और फिर उसमें 7 कॉलम्स इसमें आ गए हैं। तो ये हमारे पास इस तरह डेटा है। तो अभी आप देख लें इसमें, ये तो हमारे पास जो प्रेग्नेंट है, ये भी हमारे पास, चलो एक आई डोंट नो, ये भी एक कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा है। इंसुलिन, ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा है। BMI, ये भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा है। एज भी हमारे पास कंटिन्यूस, कोई कैटेगोरिकल हमारे पास डेटा नहीं है। ग्लूकोज हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। BP हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। इवन ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। तो हमें कोई इसको कोई या फिर डिस्क्रिटाइज करना पड़ेगा, या फिर इसको
किसी तरह ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो फिर काम मुश्किल है। ये अगर हम एक्स टेस्ट को हम डिस्प्ले कराते हैं तो ये एक्स टेस्ट हमारा डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, ये क्यों दूसरा ये हमारे पास एक्सट्रेन जो है, एक्सट्रेन यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यूस डेटा को हम फिर क्या करते हैं, स्केलर, ठीक है, तो स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन से हम इसको गुजारते हैं। तो ये आपका जो है वो इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो जाती है, एक्सटेंड वाले डेटा की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और फिर एक्सटेस्ट वाले डेटा की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास ये जब हम इसको एक्सटेंड को अभी डिस्प्ले कराते हैं तो अभी हमारे पास ये इस तरह का डेटा आ गया। पहले हमारे पास किस तरह था, इस तरह का डेटा था। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड वाला 15, 110, 37, 43, 134, 70 और ये चीज़ें हमारे पास थी। अभी हमारे पास क्या था, ये चीज़ें इस तरह हमारे पास आ गया, उस कॉलम उस रो की बजाय हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, विच इज़ गुड, विच इज़ नेसेसरी फॉर द क्लासीफायर। अगर आपके पास नॉर्मल इस तरह का डेटा हो तो इस तरह का डेटा जो है वो क्लासीफायर हैंडल नहीं कर सकता, यू हैव टू प्री प्रोसेस इट। ये कौन सा स्टेप है हमारे पास, प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है। तो आपको कोई मिनमैक्स का यूज़ करता है कि फंक्शन, कोई स्टैंडर्ड स्केलर का कोई फंक्शन यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फीचर स्केलिंग हमारे पास है। ठीक है, तो ये आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म आपको डेटा करना पड़ेगा। ये एक्सटेंडिंग का है। फिर आप एक्स टेस्ट को आप अगर डिस्प्ले कराते हैं, एक्स टेस्ट भी आपका इस तरह का डेटा आ गया, तो इसमें कोई डिफरेंस, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये 0 और 1 के दरमियानी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन के लिए फिर बड़ा आसान आपका टास्क आ जाता है। जब आपका डेटा रेडी हो जाता है, आपके पास एक्स टेस्ट भी आ गया है, आपके पास क्या आ गया है, एक्सट्रेन भी आ गया है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इसको ट्रेन कर लेते हैं। आप एक क्लासिफायर बनाते हैं गाजियन एनबी, आप इसको इंपोर्ट करते हैं गाजियन एनबी, और फिट जो फंक्शन है एक्सट्रेन और फिर वाइड ट्रेन। ठीक है, इससे आप क्या कर लेते हैं, इसको ट्रेन कर लेते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस कितना क्विक था। आपका जो डिसीजन ट्री था बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था, ये मैं अभी रन करता हूँ, ये हो गया है, मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड जो है ये सारी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आपका जो यहाँ पे ये जो दावा कर रहे थे ना यहाँ पे कि आपका क्या है, नायब बैसीन जो एल्गोरिदम है वो क्या है आपका, यहाँ पे ये एक तो आपका फास्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने देख दिया है कि कम से कम डिसीजन ट्री से फास्ट है आपका। ठीक है, दूसरा क्या दावा करता है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी 64 तकरीबन 67 कोई या फिर 68% आई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रेडिक्शन का आ गया है, फिर हम एक्यूरेसी इसकी मालूम करते हैं, इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है हमारे पास 0.77। ठीक है, उसकी 67 आ रही थी और इसकी 77%, तो इसका मतलब है 10% हमारे पास इम्प्रूवमेंट हो गई है। अगर हम डिसीजन ट्री के बजाय नायब बैसीन एल्गोरिदम अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये एक्यूरेट रिजल्ट आता है। और इसमें एक और भी खूबी है, तो आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि जितना आपके पास डेटा सेट ज़्यादा होगा उतना ही ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी तरीके से ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये नायब बैसीन अब क्लासिफायर है हायर एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑन लार्जर डेटा सेट। ठीक है, तो जितना आपका डेटा सेट बड़ा होगा और उतना आपका ये जो नायब बैसीन क्लासिफायर है उतना अच्छा काम करेगा। तो ये आपका हमारा भी ये डेटा सेट जो है रिलेटिवली बड़ा डेटा सेट है, इस वजह से इसने अच्छा काम किया है। फिर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो फिर हम यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और फिर वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट और फिर एक्यूरेसी वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। एक्यूरेसी अगर हम डिस्प्ले कर ले तो वही हमारे पास आएगी तकरीबन 0.7। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो ये बड़ा अहम है, जो आपके पास यहाँ पे जो डायगोनल में आपके पास
वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। या आपके पास यहाँ पे ये जो है ये आपके पास जो वो भी मैं करूँगा जो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये ट्रू पॉजिटिव है और ये भी कौन सा है आपका ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये क्लास थी एक्यूरेट क्लासिफिकेशन हुई है क्लास 1 में, ये क्लास 2 में एक्यूरेट इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। ये क्या है, ये क्लास 1 में गलत क्लासिफिकेशन हुई है, ये कौन सी है क्लास 2 में गलत क्लासिफिकेशन हुई है। तो इसमें डायगोनल वैल्यू में जितने ज़्यादा आपके वैल्यू हो उस उतना ही आपका जो एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी अच्छी क्लासिफिकेशन हुई है, मतलब कितनी एक्यूरेट क्लासिफिकेशन हुई है, कितनी नॉन एक्यूरेट क्लासिफिकेशन हुई है, तो इसमें कितने क्लासिफिकेशन 128 जो है एक्यूरेटली क्लासीफाई हुए हैं और फिर 34 जो है वो क्या है, वो गलत क्लासीफाई हुए हैं। इसमें 18 जो है क्लास 2 में वो गलत क्लासीफाई हुए हैं और फिर 51 जो है वो क्या हुए हैं, सही क्लासीफाई हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी इस तरह का एक बन रहा है। इसको फिर आप ग्राफिकली भी बड़ा अच्छे तो खूबसूरत तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए मैं आपके साथ कोड फिर उसका भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है जो आपका जो नाइब बाय सीन जो एल्गोरिथम था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। नहीं है, अच्छा ठीक है। तो ये जी नहीं है ना, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा वो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आसान है, तो हम उस पर इतना टाइम नहीं निकालेंगे। हमारे पास है नियरेस्ट नेबर जो क्लासिफायर है, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर आपके पास क्लासिफायर क्या हो गया है, बेसिक आइडिया इसका क्या है, इफ इट वॉक्स लाइक ए डक, वॉक्स लाइक ए डक देन इट इज़ प्रोबेबली ए डक, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि ये कितने नियर है किसी चीज़ के, ये आपके पास एक टेस्ट रिकॉर्ड है, ये आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग का है, ठीक है। ये किसके कितना नियर है, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों के चूज़ के फ्रॉम द नेबर्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप चूज़ करते हैं कि कितने नेबर्स में उस तरह के डेटा के इसके जिस तरह की कैलकुलेशन आती है, दूसरे जो इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, तो कितने में इसके जो आसपास के है डेटा आइटम्स जो है कितने आइटम्स में ले लूँ, ठीक है। और फिर वो आइटम्स जो है कौन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और फिर उस पे मैं काउंट ले लूँ, जिस क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं ये भी उधर ही चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये जो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इसका जो KNN का जो एल्गोरिदम है वो क्या करता है, वो 3 स्टेप एल्गोरिदम है। एक तो है आपके पास एक नया डेटा सेट आ गया है इधर, ये आपके पास एक डेटा सेट आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा सेट आ गया है, फिर आप क्या करते हैं, फाइंड कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है। तो कैलकुलेट डिस्टेंस आप इसका हर किसी डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या इसके साथ भी डिस्टेंस, इसके साथ भी डिस्टेंस, इसके साथ भी डिस्टेंस, यहाँ इस तरफ भी डिस्टेंस, जितने भी आपके पास डेटा पॉइंट्स है ना, तो आप इसका डिस्टेंस जो है मालूम कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फाइंड क्लोजेस्ट नेबर। तो यहाँ पे आप के एक वैल्यू डिफाइन करते हैं कि के आपका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितने नेबर्स आप जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप क्या कितने कंसिडर करते हैं, आप 3 नेबर यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर आपकी के की वैल्यू किया हो, आपके पास 3 हो, तो आप कितने नेबर इसके कंसिडर करेंगे, जो क्लोजेस्ट नेबर्स है इसके वो कितने कंसिडर करेंगे, 3। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस मालूम करते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस मालूम करते हैं और फिर यहाँ पे क्या है कि अगर के आपके पास 3 हो, तो यहाँ पे जो 3 क्लोजेस्ट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया है और फिर एक ये हो गया है। तो ये आपके 3 यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। फिर आप क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग का क्या मतलब है,
3 में से 2 किस क्लास से बिलोंग करते हैं? 2 क्लास बी से बिलोंग करते हैं और एक वैल्यू जो है क्लास ए से बिलोंग करता है। तो वोटिंग में आप क्या करते हैं? वोट करते हैं ना सिंपली। तो अगर वोटिंग पे आ जाए तो यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट है ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास बी से, क्योंकि उसके वोट ज़्यादा है। उसके वोट कितने हैं? उसके वोट है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है, 3 स्टेज का जो एल्गोरिदम है हमारे पास कि आप कैलकुलेट डिस्टेंस, जो आपके पास सिंपल जो इक्विलिडियन डिस्टेंस है वो आप मालूम करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं? आप k की वैल्यू सेट करते हैं और उतने जो क्लोजेस्ट आपके नेबर है वो फिर मालूम करते हैं, और फिर उनकी क्लास देखते हैं कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनकी बिना पे आप फिर वोटिंग करते हैं, और जिसकी वोट सबसे ज़्यादा है उधर आपका डेटा चला जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें कोई इस तरह की कोई मुश्किल कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आपके पास जो इसके रिक्वायर्ड 3 थिंग्स वही जो हमने डिस्कस किए थे, द सेट लेबल द रिकॉर्ड। आप क्या करते हैं? लेबल रिकॉर्ड जो आपके है डिस्टेंस मैट्रिक्स टू कंप्यूट डिस्टेंस बिटवीन द रिकॉर्ड। आप वही जो है आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ के आप लेते हैं। तो ये क्रिटिकल चीज़ है, जो आपका के का जो वैल्यू है ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। इसकी आपकी एक्यूरेसी भी ऊपर नीचे आ सकती है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टू रिट्रीव। ठीक है, तो आप कितनों से कंपेयर कर रहे हैं? ठीक है, तो क्लासिफाई एन अननोन रिकॉर्ड आप क्या करते हैं? कंप्यूट डिस्टेंस टू अदर ट्रेनिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप कंप्यूट डिस्टेंस करते हैं, आइडेंटिफाई के, तो आप के करते हैं, 3 करते हैं, 5 करते हैं, 1 करते हैं, 7 करते हैं, और फिर यूज क्लास लेबल ऑफ नियरेस्ट नेबर टू डिटरमिन द क्लास लेबल ऑफ अननोन रिकॉर्ड। ठीक है, बाय टेकिंग मेजॉरिटी वोट। तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसी तरफ आपका जो नया रिकॉर्ड है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये और के जो है आपकी जो के का जो फिनोमेना है तो वो क्या है? अगर के आपका 1 हो, ठीक है, तो अगर 1 हो आपका 1 नियर, तो उसका फॉर एग्जांपल ये x जो है या ये x, ठीक है, ये आपका नया डेटा है, तो इसका जो सबसे नियरेस्ट नेबर हो वो कितना होगा? वो एक ही नियरेस्ट में, तो आपका दायरा इधर इतना छोटा होगा। अगर आपके 2 नेबर हो तो अब ये दायरा जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना? ये आपका माइनस में एक नेबर आ गया, एक प्लस में नेबर आ गया। अगर आपके 3 नेबर हो तो आप दायरा मजीद बढ़ाते हैं, तो इसके जो क्लोजेस्ट नेबर है एक माइनस था, एक प्लस था और दूसरा एक प्लस था। ठीक है, तो ये आपका जो के है ये बड़ा क्रिटिकल है इस KNN एल्गोरिथम में। के नियरेस्ट नेबर ऑफ द रिकॉर्ड x और डेटा पॉइंट दैट हैव द के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जितना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उतना ही वो इसके करीब होगा। ठीक है, तो आप डिस्टेंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? सिंपली इक्विलिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो आप जस्ट इक्विलिडियन डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? डिटरमिन द क्लास फ्रॉम नियरेस्ट नेबर लिस्ट। ठीक है, टेक द मेजॉरिटी वोट ऑफ द क्लास लेबल अमंग द के नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, वेट द वोट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। आप वेट करते हैं, ठीक है, और वही जो है आपका 1/d², तो आपका वही आपका आ जाता है। जितनी तरफ वोट आपके ज़्यादा हो उसी तरफ आपका नया डेटा आपका चला जाता है। तो अब के जो है वो चूज़ किस तरह करते हैं, इसके बड़े फैक्टर है। अगर आपका स्मॉल हो, उसका जो के है वो स्मॉल हो तो सेंसिटिव टू नॉइस पॉइंट्स। ठीक है, तो वो सेंसिटिव आ जाता है। अगर आपका के जो है वो बहुत टू लार्ज हो तो उसमें क्या है? नेबरहुड मैक्रो पॉइंट्स फ्रॉम अदर क्लासेस, तो वो आपके अदर क्लासेस में आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ना इतना इसकी वैल्यू स्मॉल इतनी होनी चाहिए, ना इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो टिपिकल वैल्यू होती है हमारी या फिर 3 होती है या फिर 5 होती है या फिर 7 हमारे पास होती है। ठीक है, ये मैंने जो 3 स्टेप्स है KNN एल्गोरिथम के वो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। जब इसकी पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो सेम वही डेटा सेट है, उसी तरह हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है। जस्ट हमने
इसकी जगह जो है वो नायब बैसिन एल्गोरिदम की बजाय गाजियन डीबी जो था, हमने यहाँ पे जस्ट इसको इंपोर्ट किया है। नेबर्स जो है इसके sklearn.neighbor import के नेबर क्लासिफायर, ठीक है। तो के जो है और फिर हमने क्लासिफायर यहाँ पे जो के नेबर क्लासिफायर यहाँ पे जो है हमारे पास वो एन नेबर्स कितने हमने सेट कर लिए 5। आप 3 भी सेट कर सकते हैं, 5 भी सेट कर सकते हैं, आप 7 भी सेट कर सकते हैं। फिट का जो फंक्शन है वो किस लिए यूज होता है, फॉर द ट्रेनिंग। और फिर यहाँ पे जो एक्यूरेसी आप प्रेडिक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एक्यूरेसी निकालते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सेम वही डेटा सेट हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम डेटा सेट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ नायब बैसिन एल्गोरिदम हमने कौन सा यूज किया है, जो KNN एल्गोरिदम, जो नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम है, हमने जस्ट उसको इंपोर्ट किया है। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस ये इसकी कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी टाइम ले रहा है, मतलब कंपेयर टू नायब बैसिन एल्गोरिदम वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ले रहा था, लेकिन आप देख लें यहाँ पे ये जो है काफ़ी मतलब 1-2 सेकंड की टाइम लेता है, ठीक है। तो ये भी है, इसमें फैक्टर है, ठीक है। फिर आपका क्या है, यहाँ पे आप का जो प्रेडिक्ट का जाता है, फिर आप यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स और फिर एक्यूरेसी आप करते हैं। यहाँ पे जब आप एक्यूरेसी करते हैं तो आपकी तकरीबन कोई 78% यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाती है। और फिर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपकी क्या है 129 जो पहली क्लास में थी 129 एक्यूरेट आ गई है, जो 33 थी वो एक्यूरेट नहीं थी। यहाँ पे 17 जो है एक्यूरेट नहीं थी, 52 आपकी एक्यूरेट है। तो ये आपकी है, मतलब यहाँ पे अगर आप इसके जो है यहाँ पे जो इसकी 5 के बजाय मैं लेता हूँ 3, तो देखते हैं इसकी किस तरह आती है क्लासिफिकेशन जो है आपके पास, तो उस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, फिर यहाँ पे एक्यूरेसी इसकी क्या हो गई है, कम हो गई, 77% पे आ गई है। मैं के नियरेस्ट नेबर जो है यहाँ पे 7 लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर 7 लेता हूँ तो यहाँ पे फिर मैं करता हूँ और फिर यहाँ पे 7 तकरीबन सेम ही रहते हैं। मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 9, ठीक है। तो इस पे फिल्टर से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 78 तो वही पे आपके आ गया है। तो तकरीबन आप जो है 5 की जो है वो सबसे बेहतर होती है, जो आपकी जो एक्यूरेसी होती है, तो तकरीबन इसी तरह ही होती है, ठीक। तो ये आप यहाँ से ट्वीक कर सकते हैं इस किस्म के क्लासिफायर को। जी, ये नया नियरेस्ट नेबर का हो गया है। फर्दर रीडिंग आप यहाँ पे कर सकते, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक जो है मिड टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इस वजह से आज कोई असाइनमेंट वगैरह आपकी नहीं है, ठीक। तो ये आपकी जो है आज हमने जो पढ़ा हुआ है केनन एल्गोरिदम और जो आपका नायब बैसिन जो एल्गोरिदम है क्लासिफायर है वो हमने पढ़ा। इसके बारे में, दोनों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। जी कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। सर मिड टर्म तो हमारे ऑन कैंपस नहीं होने? नहीं, कौन कह रहा है? कहा तो किसी ने नहीं, वो लास्ट ईयर हमारे यूटी के लिए यूटी का नोटिफिकेशन आया था कि मिड और फाइनल जो है वो अपने ऑन कैंपस लेंगे। इस बार भी नोटिफिकेशन तो आया था, तो नंबर नहीं डिसाइड किया कि ऑनलाइन लेंगे नहीं? नहीं, आई डोंट नो कि क्या। चलो ये मैं कंफर्म करके, क्योंकि हमारे पास एक वीक तो है ना, मैं आज कंफर्म करके ना एग्ज़ाम ऑफिस से अभी तो मैं व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर वो कहें ना एग्ज़ाम वाले के हम ले सकते हैं तो आपका नेक्स्ट वीक ही होगा, ठीक है। तो उसकी जितने भी है ना आपका 30 क्वेश्चंस होंगे एलएमएस पे होगा, जितने भी वहाँ पे डिटेल्स थी वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी। तो जो नहीं थे उस वक्त वो यहाँ की जो रिकॉर्डिंग है ना वो फिर देख सकते हैं, उस रिकॉर्डिंग में हमने सारा वो डिस्कस किया, ठीक। मैं एग्ज़ाम से पूछ के फिर आपको व्हाट्सएप पे वो
ग्रुप में अनाउंस कर लूँगा दोबारा कंफर्मेशन एक। तो ठीक हो गया। और कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस दोनों के बारे में तो मुझे बता दे। तो मुझे ये भी बता दे आपको समझ आ गई है या नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कहा जाता है कि आपको कोई डाटा दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि नाइव bayesian एल्गोरिदम किस तरह काम किस तरह करता है, किस तरह आप ट्रेन करते हैं, किस तरह आप इसकी एक्यूरेसी निकालते हैं, तो कर लेंगे ना। जो KNN एल्गोरिदम आपको कहा जाता है कि KNN एल्गोरिदम को यूज़ करके इस डेटा की क्लासिफिकेशन कर ले, तो कोई इशू होगा अभी या नहीं होगा, मुझे बता दे। जी उम्मीद तो ऐसा नहीं होगा इशू। तो अच्छा। पिछला भी डेटा सारा यूज करके किया है ना असाइनमेंट, तो इसका भी काफी सारी समझ आ गई है। उम्मीद ये वाला भी हो जाएगा। हो गया था ये डिसीजन ट्री वाला, तो हो गया था या क्या, कोई इशू तो नहीं था उसमें? वो मैंने कोई किया था लैब में, तो मेरी पहले प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं सॉल्व हो गया था। तो क्या इशू क्या आ रहे थे? सर वो लाइब्रेरी का कोई इशू था, तो मैंने वो सर्च किया तो मुझे मिल गया, मैंने तो सर्च हाँ, कर दिया। लाइब्रेरीज का इशू था। वो मैंने पिछले क्लास में भी आपको कहा था कि ये लाइब्रेरीज जो है वो कर ले, इंस्टॉल कर ले। ठीक है, तो अगर आप वो रिकॉर्डिंग में देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सर कौन सी आप लाइब्रेरी। एक्चुअली जुपिटर पे कर रहे थे ना, तो वो कोलैब में थोड़ा सा उसका डिफरेंस होता है, वो उस वजह से हाँ, मसला वो आया, वरना कोलैब में रिजल्ट है। थोड़ा सा डिफरेंट, उसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आपको पहले जो वहाँ पे जो पहला जो कोड ब्लॉक आपका आता है, तो वहाँ पे आप सारी इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, तो उसका इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आप गूगल पे सर्च करते हैं तो सारा कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम फिर इस पे वैसे क्या ऑप्शन होता है, ये जो मैंने कभी नहीं किया, ये जो स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो खुद से अपनी जो अटेंडेंस है वो लगा दे, तो यहाँ पे कोई है आपको आपको कोई देता है इस तरह की ऑप्शन कोई? जी सर, वो ऑप्शन होता है उसमें, ये है कि जो लेक्चर आप अपलोड करते हैं तो सर कहते हैं कि आप वो लेक्चर देख के अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। हाँ, तो तो जो मैंने वैसे नहीं देखी, मैंने कभी ट्राई नहीं की उसमें कि ये किस तरह अलाउ किस तरह करते हैं। चले आज कोई ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे अटेंडेंस है, तो इसमें कोई होगी, कोई सेटिंग होगी ना, यहाँ पे कोई सेटिंग होगी। तो ये आज की ये है ना, हाँ, तो ये इसकी कोई शायद सेटिंग में होगी। हाँ हाँ हाँ, एक क्रिएट करें, अलाउ स्टूडेंट टू रिकॉर्ड ऑन अटेंडेंस, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गई, तो आप अपना अटेंडेंस आप अभी तो जो है ना आप अभी तो सेव चेंजेस, ये तो जो अभी स्टूडेंट्स है तो उनकी तो अटेंडेंस चलो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है, तो बाकी जो नहीं आए तो वो फिर खुद ही मार्क कर लेंगे। ठीक, या फिर मैं छोड़ दूँ इसको, नहीं मार्क करता, आप खुद ही मार्क कर लेंगे ना। सर कर लेंगे। या फिर नजीब नजीब आया हुआ है, नजीब। जी सर, लेफ्ट कर गए, ये भी था सही जहाँ। अच्छा, मुबीन आया हुआ है, जी सर। उसामा उसामा, अभी लेफ्ट कर गया सर। अवैस भी आया हुआ अभी था, हिनान हिनान आया हुआ था आज। यस सर आया हुआ था, अभी लेफ्ट करके। अच्छा, जैन फरीद, ये भी लेफ्ट करके। अच्छा, उमर फारूक आज आया हुआ था। जी सर। अच्छा, हमाद आया हुआ था, हमजा हमजा आया हुआ था। सर वो भी लेफ्ट, उसका इंटरनेट इशू आ गया था, उसने ग्रुप में भी मैसेज किया। अच्छा, हुजैफा, सादिया जान नहीं आई, जुनैद जुनैद तो है ना मेरे ख्याल से, तो आया था जुनैद। लेफ्ट करके। अच्छा,
फारूक सजाद भी आया हुआ था, वो भी लेफ्ट कर गया है। मोहसिन, सलमान आया हुआ था। सलमान को मैंने नहीं ये देखा। सर अभी लेफ्ट शो हो रहा है। आया हुआ लेफ्ट अच्छा, किया हुआ हाँ, लिस्ट में। फैसल शहजाद। हाँ जी, फैसल शहजाद आया हुआ है। आया हुआ है, ठीक है। तबरेज है, ठीक है। और इसके अलावा असमत है। अनीस अनीस आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या मसला है इसको? और उसका सर वो कह रहे हैं नेट का इशू है, वो बहुत स्लो चलता है तो ऑनलाइन वो नहीं आ सकता, डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। अच्छा, चले तो वो वो कह रहा फिर है कि रिकॉर्डिंग वगैरह देख लो। उसको कह के ना, तो चलो ये अपनी फिर वो करेक्ट है, जो भी यहाँ पे वो देख लेना फिर लेक्चर वो फिर इसकी मैंने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। तो अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो ठीक है, फिर मैं मिड टर्म का वैसे फाइनल कर लूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह इशू होगा कि इसमें किस तरह का हम तो ले सकते हैं, एग्ज़ाम तो ले सकते हैं ना हम। वो तो इंस्ट्रक्टर की अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि वो किस तरह एग्ज़ाम लेता है। तो आई डोंट थिंक कि यूईटी का इसमें कोई अमल दखल होता है। तो आप जहन में रख ले कि आपका एग्ज़ाम जो है मिड टर्म एग्ज़ाम वो नेक्स्ट वीक ही होना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक ही होना है। लेकिन इन केस अगर मुझे मतलब एग्ज़ाम की तरफ से इस तरह इंस्ट्रक्शन आती है कि आप नहीं ले सकते हैं अभी, आप फिज़िकली लेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम, तो फिर उसके बारे में मैं फिर अनाउंस कर लूँगा। अदरवाइज यू शुड कंसिडर इट लाइक योर एग्ज़ाम शुड बी नेक्स्ट वीक, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो नोटिफिकेशन जो है वो मैं ग्रुप में वैसे शेयर कर देता हूँ, लेकिन और कोई टीचर तो ले नहीं रहा। वो तो यही समझ बैठे हैं कि यूईटी के, क्योंकि यूईटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑन कैंपस में है। यूईटी का मिड टर्म से कोई काम ही नहीं है ना। आई डोंट नो कि ये आपको किसने, यूईटी का मैं मिड टर्म ना भी लो तो यूईटी मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये मतलब ये जो है ना आपके 60% मार्क्स जो है मैं किसी तरीके से भी आपको दे दूं, तो इसमें कोई मतलब यूईटी कि ये जिम्मेदारी नहीं है, ये बस मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, लेकिन बहरहाल मैं एक बार पूछ लूँगा, खैर है, मैं एग्ज़ाम वालों से ठीक है। पूछ लूँगा, ठीक है। वो यूईटी वालों का मिड टर्म तक और असाइनमेंट और क्विज़ेस का उनका सिर्फ फाइनल तक होता है ना, कि फाइनल उनकी मर्ज़ी का होता है। वो उनकी मर्ज़ी होती है कि कैंपस पे ले ले, ऑनलाइन ले ले। मिड टर्म का जो होता है, मिड टर्म का इंस्ट्रक्टर के ऊपर होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछ लूँगा, एग्ज़ाम से पूछ के आपको फिर अनाउंस कर लूँगा। लेकिन आप उस वक्त तक कंसिडर कर ले कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट वीक ही है, और आज का जो लेक्चर है ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।